दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आइए इस एपिसोड में ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधी सीधी बात करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या भारत जैसे डाइवर्स देश में सभी लोगों के लिए एक तरह से एकदम एक ही कानून हो सकता है? ये भारत छोड़िए या किसी देश में भी कुछ चीज़ें आदमी और औरत में नेचुरल डिफरेंसेस कुछ होते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें, मैरिज रिलेटेड चीज़ें, कस्टम रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो वहीं आप ये भी देखिए कि अलग अलग आदमी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हो सकते हैं, जिनको अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में हो सकते हैं। जी हाँ, कोई आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, वो कैसे तैसे प्रेम व्यवहार से कर रहा है, ये बिजनेसमैन का पूरा ग्रुप हो गया। कोई आदमी पुलिस सिक्योरिटी पर में उसमें है, वर्दी का एक अपना रिस्क होता है। इसी तरह अगर जुडिशियल सिस्टम में है तो आधे मामलों में आप विपरीत फैसला देते हैं, आधे मामलों में आप समान फैसला देते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप है। आने वाले समय में तो अगर हम जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का अभी हालिया इंटरव्यू देखें तो वो तो एआई के भी जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रोबोट को भी। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि सभी को एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते आर्टिकल 14 के अंतर्गत। तो आजकल जो डिबेट उठी हुई है कि आम लोगों के लिए अलग कानून और जज साहब के लिए अलग कानून, दोस्तों सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पर इक्वलिटी आर्टिकल 14 का अर्थ यह है कि समान लोगों के लिए समान कानून। गलत बात कह रहे हैं भाई। और इस थ्योरी को हम ज़्यादा दूर से नहीं, एक वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी ऑफ जस्टिस है, राउल्स थ्योरी, उससे हम समझ सकते हैं। आपको किसी ने रोका है क्या? आपको किसी ने रोका है जज बनने से? नहीं रोका है। या किसी ने नहीं रोका है बिजनेसमैन बनने से ना? तो यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं इस तरह के, किसी प्रोफेशन में जाने से, हर एक प्रोफेशनल के अपने कुछ खास चीज़ें हो सकती हैं जिसको एक उस कंडीशंस में प्रोटेक्शन चाहिए और कुछ पावर्स भी चाहिए, उसी हिसाब से अकाउंटेबिलिटी इत्यादि भी। तो कहने का मतलब समान लोगों के लिए समान लॉ होता है आर्टिकल 14। और ये जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस या ये जो ग्रुपिंग्स है, ये सभी के लिए ओपन है। अरे आप जज साहब बन जाइए, जस्टिस दीजिए। ऐसा थोड़ी ना कि एक जज साहब को प्रोटेक्शन मिलेगी, दूसरे जज साहब को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो प्रोटेक्शन व्यापार के संबंध में बिजनेसमैन्स को होती है वो है, और उसमें भी अगर कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड व्यापारी हैं, अगर उसमें कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड व्यापारी हैं या कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिस्टम है तो उसके लिए अलग तरह के रूल रेगुलेशंस भी कुछ हो सकते हैं। तो लॉ यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हैं वो क्या बोलते हैं, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी क्लॉज अप्लाई होता है राउल्स थ्योरी का सेकंड प्रिंसिपल्स के अनुसार, और ये बेनिफिशियल है तो ये ठीक है। इस संदर्भ में बात समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये कहना कि
एक आम जनता और एक जज पे जैसे FIR हो जाती है या एक दूसरे किसी ऑफिशियल पे वैसे जज साहब पे भी हो जाए, तो इस संबंध में इसी चीज़ों को ब्रॉड कंटेंट्स में हवाई बातें करने से कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को गंभीरता से समझना होगा। राउल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे आधारित, लेकिन एक बार जब आप एस्टेब्लिश हो जाता है, आपके प्रिंसिपल्स या जो भी आपने डिसाइड किया, लॉज इत्यादि, जो भी कैटेगराइजेशन अलग अलग ग्रुप्स के लिए, तो फिर आपको उसको फॉर्मली चलना पड़ेगा उस पर। और ये अगर ये आप फॉर्मली नहीं चलते हैं, अगर उसको स्पिरिट में नहीं फॉलो करते हैं, तो वास्तव में आप इनजस्टिस करते हैं। और वहाँ पर क्या बोलते हैं, जनता को सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल हक है। अक्रॉस अलग अलग ग्रुप्स से लोग इस विषय में पूछ सकते हैं। और दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग ये सवाल क्यों नहीं पूछते। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड जजेस केस में ही मान लीजिए, वहाँ था कि टर्म जो था कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस में तब्दील हुआ। और ज़रूरी भी था भाई, आप कंसल्टेशन चीफ जस्टिस साहब से करेंगे या कलेजियम इत्यादि जिससे भी करेंगे, अगर मात्र कंसल्टेशन के लिए ही उसको रखेंगे तो कंसल्टेशन का मतलब क्या रहेगा। प्रोफेशनल्स को आपको सेलेक्ट करना है ना, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल से किसका होगा, ये अंडरस्टूड है। आप ग्रामेरियन सेंस में लॉज को नहीं, वो आपको कहीं ले नहीं जाएगा। जैसे जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब ने सबसे पहले जो ये चीज़ सज्जन सिंह जजमेंट में ये बात कही थी, आपको देखना पड़ेगा कि वर्ड्स जो है आपको कहीं प्रिंसिपल्स पर ले जाए, जो सर्कमस्टेंसेस के आधार पर उसको एकदम वहाँ बेस्ट फिट हो सके। जस्टिस नरीमन अक्सर इस अपने वीडियो, बेसिक स्ट्रक्चर के वीडियो में जब पूरी हिस्ट्री बताते हैं उस डॉक्ट्रिन की, तो वहीं अब ये भी हो गया है कि अगर कॉलेजियम दूसरी बार भी रिकमेंडेशन, अभी सिंघवी साहब को आज तो उसकी बात पे सुनना है कि अगर ये लॉ ऑफ द लैंड है, अगर कॉलेजियम दूसरी बार रिकमेंडेशन पे अड़ा रहता है कि नहीं आपको रिकमेंड करना है गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन के बाद भी, तो गवर्नमेंट को जल्दी रिकमेंडेशंस को उसको फाइनल करें, उसके पास ऑप्शन नहीं है उनके पास। दिस इज लॉ ऑफ द लैंड। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो आम आदमी है उसके लिए अलग लॉ और जज साहब के लिए अलग लॉ। आम आदमी अगर माननीय कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में कोई भी समय नहीं लगता है, लेकिन अगर वही लॉ ऑफ द लैंड साफ साफ कह रहा है कि दूसरी बार रिकमेंडेशन आपको करनी है। अभी संजय किशन सॉल साहब जो अभी रिटायर हुए, कितनी बहसें हुई इस पर रिकमेंडेशन को क्लियर करने के लिए, लेकिन वही जब क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन दूसरी बार भी अगर वो उस तरह बोली जा रही है, उसको रिकमेंडेशंस अगर क्लियर नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों नहीं होती है। सही जगह पे सही है, यहाँ पे जनता को पूछना चाहिए तो लॉ यहाँ पे सबके लिए बराबर है कि नहीं, ये प्रश्न रखना चाहिए हमको। इस तरह से कि बियॉन्ड पूरे ग्रुप्स आप नहीं बोल सकते कि इनके लिए ये लॉ के हो, फौज में लोग हमारे जो लोग बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं उनके लिए आर्मी से रिलेटेड लॉ क्यों है और ये इधर क्यों है, इस तरह नहीं, बल्कि जो भी लॉ हमने डिसाइड किया है अलग अलग ग्रुप्स में, कम से कम वो जो है वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जांपल कंटेम्प्ट हर जगह होता है, लेकिन जो भी उस दायरे में अगर वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन उसी इफिशियंसी उसी तरीके से होना चाहिए। सवाल इस तरह से पूछने हैं हमको। फली नरीमन साहब जो अब नहीं रहे, एक अपने एक खास इंटरव्यू में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार से एक बात कही थी कि लोग सब कुछ लाइक करते हैं लेकिन इनजस्टिस नहीं।
तरह का इनजस्टिस यहाँ पे भी नज़र आता है। जब अभी ओक साहब के ही बेंच में के सामने 3 जजेस की माननीय बेंच के सामने अगस्टीन जॉर्ज मजीद साहब, ओक साहब और भुइयां साहब की बेंच के सामने ही जो FIR और इत्यादि के विषय में जो गया था कि वीरा स्वामी जजमेंट इत्यादि के लिए, तो वहाँ थी कि जब पूछा गया कि भाई FIR क्यों नहीं हो रही है, तो ओक साहब ने टिप्पणी में, मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे बताइए, कि ये माननीय लॉयर्स, इंटेलिजेंट लॉयर्स लोगों का वो है, उन्होंने बोला कि पब्लिक पूछ रही है क्यों नहीं हो रही है। तो भाई लॉ ऑफ द लैंड क्या है? तो आप लॉ ऑफ द लैंड पब्लिक को बताइए। उन्होंने बोला भी, इनको एजुकेट करिए, आप नहीं एजुकेट कर रहे हैं। ये बात भी समझनी है। ये भी तो जस्टिस जितने भी वकील साहब लोग हैं, इनको लॉज के विषय में या तो आप उसको चैलेंज करिए अच्छी तरह से, सब चीज़ों को देखते हुए, पूरी बात स्पष्ट तौर पे रखते हुए, या चैलेंज के नाम पे महज चैलेंज करना नहीं होता है। क्या राउल्स के सेकंड प्रिंसिपल जो अभी बात हुई कि सभी एक व्यक्ति चाहे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हो, सभी के लिए हो जाएगा? अरे सब संविधान बना तो सबसे पहले तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग थे, शेड्यूल कास्ट के लिए जो रोकथाम, जो एबॉलिशन ऑफ ये हुआ, अनटचेबिलिटी, ये जो एक्शन हुआ, ये स्पेशल लॉ बना, और उसके बाद हटाने के बावजूद भी इन प्रैक्टिसेस के लिए फिर एक्ट एक अलग बना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उनको कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स भी दिए गए। तो आपके हिसाब से सोचे तो ऐसे अलग हो जाएगा। तो जो बात होनी चाहिए कंप्लीट, आंधी अधूरी बात में मजा नहीं आता है। तो लॉ ऑफ द लैंड जो भी है उसको सही तरह से, ये वरिष्ठ अधिवक्ताओं का फर्ज है कि वो रखें जनता के समक्ष, और ये ऐसा क्यों है ये भी रखें ना। अगर ऐसे इंसिडेंट होते रहे, अभी पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और एकाएक सब कुछ FIR दर्ज हो गए तो जस्टिस हो चुका, हर आदमी प्रेशर में हो जाएगा। फिर एक अगला सवाल आता है कि पुलिस सबसे ज़्यादा इक्विप है जांच के लिए, तब फिर क्यों कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है जब बड़ी बड़ी एजेंसीज फेल हो जाती हैं? और अगर इतनी ही इक्विप थी पुलिस, तो इस केस में जो कैश मिला, रिकवरी, सीलिंग इत्यादि, वो सब क्यों नहीं, सेज्योर मेमो इत्यादि कहाँ चला गया? ना, खैर छोड़िए, वहाँ पे क्या पता लॉ कुछ बोल रहा हो, और यही है तो कम से कम सीलिंग तो हो सकती थी ना। ऐसा नहीं है, चीज़ों को ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एक जिम्मेदारी होती है। हर चैनल पे देखता हूँ, हर तरह की रिपोर्टिंग में, अच्छा हो इधर का हो चाहे उधर का हो, लेफ्ट हो विंग हो, जैसा भी आदमी सब है, कहीं ना कहीं हेडिंग में लिखा रहता है कैश कांड, कैश मिला। ये जो कैश मिला कहाँ, बस वीडियो मिला है, वो भी फोकस्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया, वो भी ना होता तो पता नहीं क्या कहानी होती, कैशवा तो रख दिए होते। मेरा कहने का मतलब है कि कैश की रिकवरी इत्यादि इसके विषय में कोई बात वास्तव में, अरे जिसका वीडियो बना तो उसकी वो कैश कहाँ गया? और कानून की भाषा में मिलने, इस संबंध में मिलने को क्या कहेंगे? चलिए मीडिया जो कह रही है उसकी बात नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ लीगल एक्सपर्ट्स को सुनते हुए देखता हूँ कि ये कैश मिला है, ये जांच होनी चाहिए, ये वो। अरे कम से कम लीगल एक्सपर्ट जो हैं उनको एकदम सही से चीज़ें रखनी चाहिए। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, अगर प्रक्रियाओं का एकदम अच्छे से पालन हुआ होता ना,
तो किसी जो भी प्रोसीजर था, प्रक्रिया का अगर अच्छे से पालन हुआ होता तो चीज़ें जो हैं सही दिशा में जाती या जाए ना। डुओ प्रोसेस जिसका जिक्र सिंघवी साहब बोल रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये जरूरी है कि ये चीज़ें सही जगह सही चीज़ पे हो। आईबी और इंटेलिजेंस एजेंसी की जजों की नियुक्ति जो कॉलेजियन सिस्टम है, उनकी रिपोर्ट्स तक भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ट्रांसपेरेंसी के लिए ओपन कर दी। जस्टिस खन्ना साहब ने इंटरव्यू भी ओपन कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि जेंडर इनइक्वालिटी इतनी क्यों है। उसके कुछ अपने फैमिली इत्यादि रिलेशंस हैं, जिस जस्टिस नागरत्ना जी ने बताया कि विमेंस का साथ ऐसा कुछ होता है, तो ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है। इसी तरह से इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, पूरे समाज के अलग अलग उससे आने चाहिए लोग, वो और इंक्लूसिव हो सकता है। पर आपको उस मेरिट जो है, जस्टिस के लिए मेरिट एक इम्पॉर्टेंट हमेशा क्राइटेरिया और रहेगा। ये सब ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन ज़्यादा और ओपननेस कि कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे, ये चलिए आम जनता इतना नहीं समझ पाएगी, लेकिन कम से कम बार के समक्ष ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन उसका दूसरा भी हुआ है कि जैसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब बोला कि अगर मान लीजिए 50 हैं एप्लीकेंट्स और 5 लोग हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक एस्पेक्ट अगर खोल देंगे तो क्या 45 जो जज साहब हैं जो नहीं सेलेक्ट हुए, वो क्या इन्फीरियर थे ना। इन चीज़ों को भी दिमाग में रखने की आवश्यकता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इस दायरे में समझने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इम्पीचमेंट ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेशन होना चाहिए। और वास्तव में आप पता कैसे लगाएंगे कौन सा जज, अभिषेक मनु सिंघवी साहब भी बोल रहे थे कि अगर आपको पता लगाना है कि कौन से जज साहब वास्तव में बढ़िया है, तो एक तरह से भेष बदल के आपको उनके प्लीडिंग्स में बैठना भी पड़ेगा। इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कम से कम आपकी अगर स्वयं आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव आर्म एक अगर डेवलप कर लेंगे, जिसकी ओर इशारा चंद्रचूड़ साहब ने किया, द हिंदू के जो वरिष्ठ इमिनेंट वो हैं पत्रकार साहब इमरान साहब, उनके साथ, तो ये आपके अपॉइंटमेंट में और मतलब जो मटेरियल, बेसिक मटेरियल है, जब वो अच्छा रहेगा तो बाकी सब चीज़ तो अच्छा रहेगा। तो इस इन्वेस्टिगेटिव आर्म की बहुत ज़रूरत है। प्लस अक्सर कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी की डिमांड इत्यादि होती है, सब कुछ होती है। ये मॉनिटरिंग करने में भी आपको जो हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वेस्टिगेशंस की, ईडी, सीबीआई इत्यादि, उनके भी रिव्यू में काम आ सकती है। बहुत बार सदन के माननीय सदन के पटल में हम देखें ईडी से रिलेटेड केस में कि कन्विक्शन रेट कितना लो है, सब कुछ ना, बहुत सारे केस में क्या पोजीशन है। विपक्ष ऑलरेडी आरोप लगाता रहता है कि पॉलिटिकल मैटर्स में ज़्यादातर ये इधर वाले ही होते हैं ना। तो जो लोग वकालत करते हैं प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट द पॉइंट पे शुरू से ही सीबीआई ईडी को दे दिया जाए इन्वेस्टिगेशन इत्यादि के लिए, अरे विरोधाभास भी तो देखिए, सब कुछ तो ये देखना पड़ेगा। फिर एक बात आता है कि कोर्ट कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अरे कोर्ट मॉनिटर कर सकती है, जो वहाँ ट्रायल कोर्ट के समक्ष हो रहा होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होता है, वो भी एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन ही तो है। जो जजमेंट आता है लोअर कोर्ट का, ऊपर जब वो रिव्यू होता है वो भी एक उस तरह से वो जजमेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रोडक्ट है, और जो ऊपर का जजमेंट है अपील के बाद जो जजमेंट आता है वो सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन का प्रोडक्ट है कि नहीं है।
और क्या करते हैं हम यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में और ट्रायल में, क्रॉस एग्जामिनेशंस में और सब चीज़ों में जांच ही तो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ही तो कर रहे हैं। आपको आम जीवन से रिलेटेड जो एक्सपर्टाइज है, प्रोफेशनलिज्म है, अलग अलग केसेस में पुलिस के रोल में इत्यादि में, तो वहाँ पर एक बॉडी बनानी चाहिए, एक आर्म डेवलप करना चाहिए। और जो इमिनेंट लॉयर्स और यंग लॉयर्स, ये सबको कहीं ना कहीं जो प्रीमियम एज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके साथ फील्ड में एज ए ट्रेनिंग के लिए डिप्लॉय भी करना चाहिए, ताकि उनका अनुभव भी इंक्रीज करे और इससे अनुभव से वो अपनी वकालत में भी उसको यूज कर सकते हैं ना। तो इन्वेस्टिगेशन का लेवल और ये इन्वेस्टिगेटिव आर्म रहेगा तो एक तरह से जो प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके पास भी एक कहने का वो पॉलिटिकल प्रेशर से दूर हो जाएंगे कि भाई कोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन आर्म है, अगर हम ये करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर में तो वो खटाक से उसकी नज़र भी चली जाएगी। क्योंकि कोर्ट का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके राइट से संबंधित इंडिविजुअल लेजिस्लेचर्स, लॉ आम पब्लिक के लिए लेजिस्लेचर्स बहुत बार ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वोट्स इत्यादि के लिए, और 5 साल के लिए होते हैं ना। लेकिन लॉज का इफेक्ट एक इंडिविजुअल पर एक्चुअली वो डिफाइन करता है कि वास्तव में हमारी डेमोक्रेसी कैसी चल रही है। इसलिए जहाँ जहाँ भी जुडिशियल सिस्टम अगर मजबूत है और राइट्स और जस्टिस निर्भीक तरह से चल रहा है तो वहाँ ऑटोमेटिक समाज प्रोग्रेस इत्यादि बेस्ट वे में चलती है। यूएस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे हम मल्टीकल्चरल वैसे वो मल्टीकल्चरल, आपको हमने, लेकिन हम तो एक सिंगल स्ट्रोक में हमने सबको बराबर से देखा। वो तो यूएस को तो लग गए 80-100 साल दूसरों को पूरा आदमी समझने में या औरतों को भी बराबरी फुटिंग रखने में। तो हमारे संविधान निर्माताओं का जो विजडम है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए और जो पूरा सिस्टम वो बना के गए, वो बहुत कुछ देख के गए। दरअसल हमारी आज़ादी की लड़ाई, उसके मूल कहीं ना कहीं जिस भी अंग्रेजी शासन में हम थे, ग्राम्स्की थ्योरी की अगर बात करें तो सेमी लीगल और सेमी अथॉरिटेरियन सिस्टम था। तो जो पब्लिक व्यू बनाने वाले हुए या जो भी सिस्टम में प्रतिरोध करने वाले हुए या जो भी करने चीज़ हुए, उसमें लॉयर्स की एक अहम भूमिका थी उस सिस्टम में। और उसके ज़रिए बहुत सारे केसेस उस सरकार के विरुद्ध भी लड़े गए जिसने लॉ का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था। तो इसलिए इतने बड़े देश को एक सिस्टम के बिना अंग्रेज गवर्न नहीं कर सकते थे। उनको कुछ ना कुछ जस्टिस का सिस्टम देना था। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते आते एक बार में नहीं आया, तो वो आते आते वो सिस्टम और जस्ट होता गया। इसलिए जो भी लोगों को उस सिस्टम में जागृत कर पाए, मासस को ले पाए, वो इमिनेंट लॉयर्स थे। चाहे मोहनदास करमचंद गांधी जी या हमारे बापू राष्ट्रपिता हों, या स्वयं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सामने संविधान लिखने की बात हो कि आप चैलेंज किया गया, आप संविधान अपना नहीं लिख सकते, नेहरू रिपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब इमिनेंट लॉयर्स थे। रेड फोर्ट पे जो मुकदमा लड़ा गया, फूला भाई देसाई, संविधान सभा में जस्टिस अरविंद कुमार को, जब मैं अभी शायद पली नरिमन साहब के मेमोरियल लेक्चर में सुन रहा था, वहीं था कि कहीं और, ठीक, ज़्यादातर हमारे जो लोग थे वो इमिनेंट लॉयर्स थे। क्योंकि इफेक्ट एक्चुअली में इंडिविजुअल पे होता है किसी भी सिस्टम का, और संविधान एक इंडिविजुअल को फील कराता है
उसके डेमोक्रेटिक राइट्स को, देश में उसकी भागीदारी को, बराबरी को, और यहाँ कहीं न चूक हो जाए। इसके लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। पर इन सब की डिबेट जो है, इसके मूल्य जो हैं, वो देश समाज की हकीकत के अनुसार, हमारी हिस्ट्री के अनुसार, हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स के अनुसार, हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में, लॉज के परिप्रेक्ष्य में ही समझे जा सकते हैं। तो जो प्रोटेक्शन है, चाहे के वीरास्वामी जजमेंट हो या 1997 या 99 का जजमेंट हो, या जो भी चीज़ें हैं, या तो आप उसको चैलेंज करिए सही कंटेक्स्ट में, सही बात रखते हुए, या सुधार के, या जिसके, या तो भी जो सही चीज़ है रॉल्स थ्योरी के अनुसार, थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार, जैसे हम आर्टिकल 14 को सही तरह से, जो जैसे हमारी कोर्ट में सब पढ़ती आई है, समान लोगों के लिए समान कानून, उस तरह से रखने की कोशिश करिए। ज़्यादा दूर ना जाइए, एक केवल एग्जाम्पल देखिए। बहुत लोग वकालत करते हैं कि से होना चाहिए, गवर्नमेंट का से होना चाहिए। हम दूर नहीं जाएंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे, एकदम क्लियर बात करेंगे। दो लोगों के बीच मैच होता है इलेक्शन में, उसके लिए कमीशन है, न्यूट्रल अंपायर की बात है ना। न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए कि नहीं? तो लॉ कभी भी इनजस्ट हो ही नहीं सकता है अगर वो लॉ है भारतीय संविधान के जस्टिस पे, अगर वो आधारित है, उस फिलॉसफी से है। तो कमेटी में दो लोग एक तरफ कैसे ज़्यादा बल रख सकते हैं, और वही लोग जो कमेटी में शामिल हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं भाई है, उसमें होना पड़ता है, उसमें अपने आप को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं अंपायर को चुनने में ना। तो से की बात बहुत लोग बोलते हैं। पिछले एपिसोड में ये बोला कि बहुत बड़े बड़े नेता जी को मैंने देखा, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। अगर आप पॉलिटिक्स का वर्क कह देंगे जुडिशरी करे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। पॉलिटिक्स को मैं इन्फीरियर नहीं मान रहा, पॉलिटिक्स अपने आप में एक आर्ट है। जहाँ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं जिस चीज़ को भाप सकता, वो पॉलिटिक्स भाप सकती है। उनका एक अपना एक अलग रोल है, पर वो रोल फ्री नहीं हो सकता पूरी तरह से। संविधान संशोधन की आपको पावर है, लेकिन पूरी तरह से आप संविधान संशोधन के तहत संविधान को उसके नहीं बदल सकते, उसके बेसिक ढांचे को। अलिखित बेसिक ढांचा था जिसको जब आपने बदलने की कोशिश की तो उसको रिटर्न रूप में वो डेवलप हुआ माननीय न्यायपालिका के द्वारा। अब उस बेसिक जिस ढांचे से आप आए हैं उसी को आप नहीं बदल सकते। ये लिमिटेशन, और इस लिमिटेशन को लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ साहब कहते हैं ऐसे फैसला मिनर्वा मिल्स केस में। तो वहीं संविधान अगर एक देखें तो संविधान के मूल्य हिस्ट्री में है, मानवता में है, हमारे कल्चर में है। इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स, इतने सालों से 75 सालों से हमारा संविधान जो चलता आया है, अगर हमारे अंदर मानवता की भावना, इंक्लूजन की भावना, जस्टिस की भावना हमारे समाज में ना होती, कितना भी लिख ले हम आगे इतने सालों तक ना बढ़ते। और न्याय की भावना, इंडिपेंडेंस न्याय की भावना और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हम प्राइवेसी ना देते। इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स, जी हाँ, वो ऐतिहासिक डिसेंडिंग जजमेंट स्टेट की एक अथॉरिटी के द्वारा, लीजेंडरी जस्टिस खन्ना द्वारा,
एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के द्वारा ये कह देना कि ये ह्यूमन राइट्स कोई भी नहीं सुन सकता, वो डिसेंडिंग जजमेंट, संविधान भी नहीं लिखित। तो संविधान ये देता है हमको कि उसकी अथॉरिटी अपनी जो है वो न्याय के लिए किस सीमा तक जा सकती है, और बाद में वो मेजॉरिटी जजमेंट में तब्दील भी। तो आज के कंटेक्स्ट में अभी हम बात करें तो कहने का मतलब जो आती है कि एक जो मानव के अंदर फीलिंग है कि फली नरीमन साहब को फिर से याद करते हुए कि सब कुछ आदमी अच्छा लगता है उसको, जो नहीं वो बर्दाश्त कर पाता है वो है इनजस्टिस। कोई भी चीज़ अगर इनजस्टिस रहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जस्टिस सूर्यकांत साहब को याद करते हुए कि अभी हालिया जो कोटेश्वर साहब की जो बेंच थी कि हर केस जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हर केस अपने आप में कुछ केसेस यूनिक भी हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट के साथ, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड। अभी हालिया जजमेंट जस्टिस अभय एस ओक साहब का और अजमल भुइयां साहब का था, तो वही इलेक्शन कमीशन का जो मैटर है, कुछ चीज़ें जो हैं हम ज़्यादा देर अगर लगाते हैं जो ऑब्वियस एकदम सही चीज़ों को देखने में, तो पेन होता है। जी हाँ, मैच होना है तो अंपायर न्यूट्रल होना है, अंपायर न्यूट्रल होना है तो उसको चुनने वाले लोगों को भी बराबरी का हक होना है। अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ होनी है, अपोजिशन के पास भी गवर्नमेंट के पास भी। हम इसमें ज़्यादा नहीं, कितना देर कितना टाइम लगाएंगे। जो सरकार हम जनता चुनती है वो चंद लोग अगर क्या बोलते हैं पैसा देकर पॉलिसीज प्रभावित करें सरकार की और जनता और सभी को एक वोट है और प्रभावित अपने पक्ष में कर लें, नाम उजागर ना हो। अगर हम इस जजमेंट में पहुंचते पहुंचते 7 साल लगा देते हैं तो जस्टिस डिलेड भी जस्टिस डिनाइड जैसा ही नहीं लगने लगता। इसलिए जो चीज़ नेचुरली एकदम सही है वहाँ पे ज़्यादा देर लगाने से जो रेपुटेशन भारतीय जुडिशरी की है उस पर संशय आता है, और जुडिशरी को बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। ऑब्वियस सी जो चीज़ें हैं नेचुरली उस पर जल्द से जल्द फैसला। अगर कंटेम्प्ट है तो सामने अगर कोई भी कंटेम्प्ट हो, चाहे इंडिविजुअल हो या राज्य हो या कोई भी हो, ला तो सबके लिए बराबर है ना, समान परिस्थितियों में ये होना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब ने अपनी रिपोर्ट ही रख दी अपने मेंबर के विषय में, तो फिर दूसरी रिपोर्ट्स इत्यादि को किसी बहाने से या सील्ड कवर में नहीं रखी जा सकती है, वो वहाँ पे भी लगे। झिझकना नहीं चाहिए। जीवन और क्या है, जीवन और कुछ नहीं, जियो और जीने दो और सम्मानित तरीके से, और सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार बेस्ट अच्छा कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो यही लाइफ है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा नहीं होगी तो लाइफ का क्या मतलब। कल की टिप्पणी, विचारों को, विचार की काट विचार ही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जो चीज़ें हैं हम ज़रूरत से ज़्यादा डिले इन चीज़ों में, जो ऑब्वियस सी न्याय वाली चीज़ है, तुरंत हमको न्याय को उस पर परिप्रेक्ष्य में चलना होगा ये एकदम। और राउल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस
इसका सेकंड प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल तो हाई है कि अक्रॉस द ग्रुप्स भी कुछ राइट्स तो हाई हैं जो सभी में कॉमन है, वो हम नहीं छीन सकते। चाहे असमानता कितनी भी हो, डिफरेंसेस कितने भी हो, कल्चरल के डिफरेंसेस इत्यादि कितने भी हो, उस दायरे में यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड अक्सर गवर्नमेंट से भी उठती है। यहाँ मैं गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ ना, उसे हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं दबा सकते उतना, लेकिन एक कोर में, ये नहीं कि हर चीज़, क्योंकि फिर जो आपके लिए अच्छा है, आप जिसे समझते हैं, वो दूसरों के लिए उस कल्चर के हिसाब से शायद बराबर ना हो। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों पर गवर्नमेंट के कुछ मानव के प्रिंसिपल पर, संवैधानिक मूल्यों पर आप जो हैं अक्रॉस द कस्टम कल्चर, आपको कुछ बराबर के अधिकार भी देने पड़ेंगे। अरे अब तो ट्रांसजेंडर्स की बात चंचूड़ साहब ने सुन ली, मशीन की बात वो करने लगे हैं, उनके डेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात। इसी उम्मीद के साथ हम रखते हैं, बस यही कहेंगे कि हमारे आज़ादी के मूल्यों से हमारा संविधान है, प्रेरित है, और हम संविधान हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन संविधान हमको एक आर्बिट्रीनेस या अराजकता के खिलाफ एक व्यवस्था भी देता है। भारत के लोगों को वो कुछ दे या ना दे, बहुत कुछ तो देता ही है, लेकिन बहुत, अगर भारत के लोगों को कुछ दे या ना दे, लेकिन एक डुओ प्रोसेस देता है। वो डुओ प्रोसेस जो लोगों को एक ब्रीथिंग स्पेस देता है, वो ब्रीथिंग स्पेस कम नहीं होना चाहिए। वो ब्रीथिंग स्पेस जो है, चाहे आम जनता हो या मान लीजिए जज साहब हो या कोई भी हो, समान परिस्थितियों में जो समान लाए, वो सभी के लिए वो ब्रीथिंग स्पेस होना चाहिए। और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और उसको भी सुनने का, हर्ड होने का मौका, पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। ये ब्रीथिंग स्पेस हमको भारत का संविधान, ये ड्यू प्रोसेस देता है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।